आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा नफरत जो फैलाई जा रही उस पर। अररिया के संसद का जो बयान आया है, बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, चुने हुए सांसद हैं, लेकिन उनका जो नफरती बयान आया है उसने एक बार चौंका दिया। और ये सिर्फ पहली बार ऐसा नहीं है कि अररिया के सांसद की तरफ से इस तरह का, बल्कि गिरिराज सिंह हो या अभी जिस तरह से हमने देखा कि जयपुर का मामला सामने आया और बाल मुकुंद, उन्होंने जो जिस तरह की बयानबाजी की है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हालात पैदा किए जा रहे हैं, किस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। अररिया में बिहार के, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है। बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह के बयान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए हैं। हजारों की तादाद में आक्रोशित युवाओं ने, नौजवानों ने मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया और सड़क पर ऐसा कहा जा रहा है कि आगजनी तक की इसकी नाराजगी की वजह से करीब 1 घंटे तक शहर के गौड़ी चौक पर लोगों ने जमा होकर जुलूस निकाला। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने सड़क के किनारे लगे सांसद के बैनर होर्डिंग को भी फाड़ डाला और उनके खिलाफ नारे लगाते हुए शहर के चांदनी चौक तक पहुंच गए। ये पूरा सब कुछ हुआ है। पहले मैं दिखा देता हूं, और हमारे साथ जुड़ेंगे फजील अहमद साहब, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा हिस्सा दिखा देता हूं कि आखिर उन्होंने कहा क्या। ये देखिए, कोई बोलता है गरम से को और मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, बेटा बेटी का ब्याह करना होगा, तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा, जब बेटा बेटी का संबंध करना है। आज कौन करेगा देश की रक्षा, बताइए, इस देश का रक्षा। तो देखा आपने कि किस तरह का बयान ये संसद जी का आया है, जो भड़काऊ बयान है। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर, और न सिर्फ ये कि अररिया बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसको लेकर के हंगामा है, इसको लेकर के आवाज बुलंद की जा रही है और माफी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ पे मुस्लिम नौजवानों ने बीजेपी सांसद से अपने भड़काऊ बयान के लिए माफी मांगने की मांग की। इसके साथ साथ अररिया की राजनीति में रहना है तो इंसान बनकर रहना होगा, ये प्रदीप सिंह माफी मांगे, ये लिखे हुए स्लोगन उन्होंने यह लगाए हैं और कहा इंसान बनना पड़ेगा। और इसी तरीके का आप देखिए कि एक और जिस तरह से बिहार में चल रहा है, और बिहार में नहीं हर जगह आप देखिए कि सांसद हो, एमएलए हो, आरएसएस का वर्कर हो, बजरंग दल का वर्कर हो, कोई हो, वो अब मुसलमानों का सर्टिफिकेट कहीं दुकान में घुसा जा रहा है, कोई इमाम बाड़े में घुसा जा रहा है, कोई मस्जिद में, दरगाह में, घरों में घुसे जा रहे हैं। सब अपना पर्चा दिखाइए। अरे भाई, अदालत है, कानून है, कुछ है, हर कोई घुसा जा रहा है, हर कोई दाखिल हो रहा है, ये दिखाइए, वो दिखाइए। भाई किनको छूट दे दी, किसने इनको छूट दी है, क्यों इस तरह के माहौल बनाया जा रहा है? बताइए। पिंक सिटी जयपुर में हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंद ने एक बार फिर बवाल खड़ा कर दिया। वो अपने समर्थकों के साथ बास बदनपुरा के शिया इमाम बाड़ा मस्जिद में घुस गए थे। वहां उन्होंने ये कहते हुए हंगामा किया कि मस्जिद देवस्थान की जमीन पर बनी हुई है। हालांकि पुलिस आने से पहले वो मस्जिद से निकलकर चले गए। वहां मस्जिद इमाम बाड़ा, वहां औरतें बैठी हुई थी, मैंने वीडियो देखा है औरतों का, और वहां पे कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई बैठा हुआ था, और ये गए और जूता चप्पल पहन के चले गए। शर्म नहीं आती इनको? ये बाबा है, संत है, ये अपने आप कहते हैं। दरअसल होल लगी हुई है। और जब वहां पे एतराज किया गया, जब वहां पे पुलिस आई, उससे पहले वो चले गए। अब वो कह रहे हैं ये तो मंदिर देवस्थान है। देवस्थान है भाई, देवस्थान तो पूरी दुनिया है। कौन कह रहा है कि देवस्थान पूरी दुनिया नहीं है? तो सबको हटा दोगे, भगा दोगे? ये जिस तरह की चीजें की जा रही। मेरे साथ फजील अहमद साहब जुड़े। फजील अहमद साहब,
बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। जिस तरह की चीजें सामने आ रही फजील साहब, और लोगों में गुस्सा जिस तरह से बार बार गिरिराज सिंह हो, या आपने भी सुना होगा कि दिलीप सिंह हो, या बाल मुकुंद हो, या और आप देखिए आसाम के मुख्यमंत्री हो, जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और इल्जाम सारा मुसलमानों पे चला जाता है कि साहब मुसलमान पत्थर चला देता है, मुसलमान ये कर देता है, वो कर देता है, तमाम तरह की बातें हैं। सवाल ये है कि ये जो हो रहा है फजील साहब, ये क्या है? कैमरा अपना फजील साहब जरा से ठीक कर ले। फजील साहब का कैमरा ठीक हो जाएगा तो मैं फिर उन्हें जोड़ूंगा। तो बहुत सारे अब वहां पे आप देखिए कि एक बड़ा मैसेज वहां के लोगों ने दिया और कहा कि अररिया की राजनीति में रहना है तो इंसान बनकर रहना होगा, वरना आप जो है यहां रह नहीं पाएंगे। फजील साहब क्या कहेंगे जिस तरह का अररिया का मामला है, और आप वहां की राजनीति के बारे में बेहतर तौर पे जानते हैं, क्या लग रहा है, क्या क्या चाहते क्या है, क्या किस तरीके का माहौल ये बना रहे हैं? और अब तक कहीं कोई बयान नहीं आया है, कहीं कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई, क्या कहेंगे? देखिए मुमताज भाई, ये सीमांचल का क्षेत्र किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब काफी मेरा यहाँ से जुड़ाव है। मैं 5-6 जिला में काम करता हूँ और लगातार आता जाता रहता हूँ, और मैं अररिया से तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। कभी याद होगा आपको, तस्लीमुद्दीन साहब इसी इलाके से एमपी हुआ करते थे, और प्रदीप सिंह के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी थी। भले वो भाजपा के एमपी जरूर थे, लेकिन उनके बारे में कभी हम लोगों ने ये सब सुना नहीं। अब ये पहली बार जब प्रदीप सिंह ऐसा बोलने लगे तो गिरिराज सिंह से क्या ही उम्मीद किया जाए। एक भाजपा के अंदर कुछ स्लीपर सेल्स हैं, जैसे बजरंग दल अगर ये सब जो है गैर पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्हीं के द्वारा ये सब प्रायोजित किया जा रहा है। और बीजेपी ऊपर से अच्छी बनती है और अंदर से इन लोगों को लगा करके पता नहीं कितनी संस्थाएं इन लोग की, हिंदू जागरण, संस्कृति बचाओ, बजरंग दल, ये सब गुंडा एलिमेंट है। और दलित, ओबीसी, एससी एसटी के बच्चों को, चूंकि वो लोग गरीब होते हैं, और उनको साथ ले करके कुछ शराब पिला करके, कुछ पैसे का लालच दे करके ये लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्रदीप सिंह के समाज का आदमी नहीं गया होगा, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। गरीबों का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और देश में मुसलमानों के खिलाफ अभी से नहीं, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, और सीटें इतनी कम आई, उसी समय से ये लोग लगातार हमलावर हैं। और दिल्ली के अंदर देखिए कई मस्जिदों पर हमले हुए, एक मस्जिद तो पूरी तोड़ ही दी। उसके बाद पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में लिंचिंग हुई, बिहार में लिंचिंग हुई, और कई जगह पे ऐसी घटनाएं हुई जिसको, और लगातार हो रही हैं। अभी आप देखिए बहराइच भी उसी टूल किट का एक हिस्सा था, और बहराइच में दंगा करा करके, और ये सिर्फ अररिया की बात नहीं है, ये उकसाने की बात है। ये मुसलमानों को उकसाया जा रहा है, और कितना सब्र करेगा मुसलमान भी। ये देश में नफरत की जो बात ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह से दंगा करा के, इनके पीछे कुछ बड़ी मंशा है इनकी, ये तो आप मान लीजिए। और आज नहीं तो कल देश में नफरत की बात होगी, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करना चाहते हैं ये लोग। मुसलमान कितने दिन बर्दाश्त करेगा? आखिर कहीं ना कहीं तो उतर ही जाएगा। तो ये जो स्थिति है, तस्लीमुद्दीन साहब के जाने के बाद वहां आरजेडी और नीतीश कुमार का तो खैर कोई संगठन भी नहीं है, और आरजेडी तस्लीमुद्दीन साहब के बाद उस इलाके में एक बड़े नेता थे जो कंट्रोल रखते थे। उसके बाद उनके बच्चों में वो हैसियत नहीं है, और एमपी एमएलए बन जाना अलग बात है, लेकिन लीडरशिप करना एक अलग बात है। उनके बच्चों में आपस में ही इतनी लड़ाई शुरू हो गई है कि दूसरा कोई नेतृत्व, और आरजेडी इन लोगों के अलावा कोई, खास करके आरजेडी का मुस्लिम इलाकों में कोई ज्यादा रुझान नहीं होता है। उनको लगता है कि हमको तो अपने आप ही वोट मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के लोगों को कम से कम ऐसी घटनाओं पर सामने आना चाहिए। लेकिन जब भी कोई इस तरह की घटना बीजेपी का कोई नेता करता है, तो इंडिया गठबंधन के लोग ऐसे अंदर बिल में घुस जाते हैं, बिल्कुल सांस भी नहीं लेते। ऐसा लगता है कि हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। उनको लगता है कि मुसलमान तो वोट दे ही रहा है, इनको क्यों नाराज करना।
जबकि मैं कह रहा हूं कि प्रदीप सिंह के साथ बहुत थोड़े से लोग हैं। ये जो कुछ भी उनको चुनाव जीतना एक अलग विषय होता है, और ये इंडिया गठबंधन के फेल्योरेंस था, तेजस्वी यादव का फेल्योरेंस था कि अररिया उनके हाथ से चला गया, तब ये बात निकल रही है। आज हम लोग के अपनी कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई नेता नहीं है, इसलिए हम लोग आरजेडी पर, इंडिया गठबंधन के लोगों पर भरोसा करके बैठे हैं। और वहां एमएलए कांग्रेस का है, अररिया में सदर सीट का एमएलए कांग्रेस का है और मुसलमान है, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई बात नहीं, चुपचाप लोग रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। उनको लगता है कि मुसलमान तो वोट दे ही रहा है ना, फिर क्यों तकलीफ लेना किसी बात की। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और धीरे धीरे हम तो ये निवेदन करते हैं कि चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको संविधान का रास्ता नहीं छोड़ना है। संविधान के तहत ही लड़ाई लड़नी है। थोड़ा घर की सफाई होती है तो दुख कष्ट होता है, लेकिन संविधान का रास्ता नहीं छोड़ना है। हमें जो भी काम करना है संविधान के दायरे में करना है। थोड़ा धैर्य का परिचय जरूर देना है। मेरी नौजवानों से सबसे अपील है कि आपको धैर्य का परिचय देना है, और लड़ने से ज्यादा पढ़ने की सोचिए। संविधान को पढ़िए, कानून को पढ़िए, चीजों को समझिए। और मैं समझता हूं कि अभी तक स्थितियां ठीक हैं। अब धीरे धीरे हमारे समाज के लोग भी, दलित समाज के लोग भी, पिछड़ी जात के लोग भी, आदिवासी भी, ये सभी लोग संगठित हो रहे हैं देश के अंदर। ये जो बीजेपी के स्लीपर सेल की बेचैनी है ना, वो इसी बात की बेचैनी है कि जो कांशीराम साहब ने जो सपना देखा था कि 85% जनता पर 15% के लोग राज कर रहे हैं, अब वो 85% जागना शुरू हो गया है। अब कहीं ना कहीं आप देखिए 400 से 240 क्यों हो गए? क्योंकि ये ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, मुसलमान और आदिवासियों का जो एक संगठन बना, धीरे धीरे वो परवान चढ़ रहा है। नहीं तो इनकी तो 400 सीट आ ही गई होती। लेकिन जो दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का और मुसलमानों का जो नेक्सस तैयार हो रहा है, जो गठबंधन तैयार हो रहा है, जो माइंडसेट तैयार हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह कि माइंडसेट तैयार हो रहा है। क्योंकि इस देश में जितना जुल्म दलितों पे हुआ, आदिवासियों पे हो, पिछड़ों पे हुआ, मुसलमानों पे अब भी शुरू हो रहा है, लेकिन पहले से भी होता आया है। लेकिन चूंकि सरकारों में मुसलमानों की स्थिति ठीक रहती थी, इसलिए आवाज नहीं उठती थी। अब सरकारों में मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं, इसलिए आवाज उठना शुरू हो गई है। तो ये सारी चीजें जो है अब धीरे धीरे ठीक होंगी, और बहुत दिन तक इनका जुल्म अब नहीं चलेगा। हम लोग संवैधानिक तरीके से, देश की अदालतें जाग रही हैं, देश का संविधान जाग रहा है, और पुलिस कहीं ना कहीं हम लोगों की मदद कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने दबाव के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी बहुत हद तक जाकर के मुसलमानों की, आदिवासियों की मदद कर रहे हैं, दलितों की मदद कर रहे हैं। आज जो 50% से ज्यादा आबादी मुमताज भाई अररिया में मुसलमानों की है, 50% से ज्यादा। और लगभग मुझे जानकारी है कि तीन एमएलए वहां पे मुसलमान हैं और आदिवासी हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं। लेकिन क्या है, अब धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं। जो जंग लगा हुआ है ना, 70 साल से आजादी से एक ही वर्ग के लोगों ने शासन किया, चाहे वो कांग्रेस के बैनर पर, चाहे भाजपा के बैनर पर, एक ही 15% लोगों ने उनको पूरी अपनी अक्सरियत दिखाई। आज 85% जो मानवर कांशीराम साहब का सपना था, वो धीरे धीरे अब जाग रहा है। इसकी वजह से ये बेचैनी हो रही है। ये मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का और जो आदिवासियों का जो ये संगठन तैयार हो रहा है, इसलिए बीजेपी परेशान है। इस तरह की घटनाओं को उकसाने की बात कर रही है, ताकि ये गठबंधन जो संगठन तैयार हो रहा है, ये टूट जाए। जी जी, मैं ये कह रहा था कि आपने अभी जो कहा फजील भाई कि सब्र से काम लीजिए और बहुत उकसावे में, सवाल ये है कि जिस तरह से भाई गिरिराज सिंह तो थे ही, लेकिन गिरिराज सिंह के बाद आप देखिए ये आ गए प्रदीप सिंह। इसके अलावा बाल मुकुंद अभी राजस्थान में, जिस तरह से एक वहां मस्जिद और इमामबाड़ा, उसमें जूता चप्पल पहन घुस गए। और जगह जगह जिस तरीके से मैंने इंट्रो में कहा कि हर जगह कहीं बजरंग दल वाले जाके सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, किसी घर में घुसे जा रहे हैं, किसी के इबादत गाह में घुसे जा रहे हैं। हाँ, ये मतलब ये कोई कानून है या नहीं है, या सबको अथॉरिटी बना दिया गया कि आप भी जाइए। देखिए, जयपुर में जब बाबा जीते तो दूसरे नंबर पे तो कोई रहा होगा ना, जो मुसलमानों का वोट लिया, वो कोई दूसरे नंबर पे भी कांग्रेस रही होगी वहां पे। तो कांग्रेस पार्टी को भी तो आगे आकर के इन लोगों के खिलाफ काम करना चाहिए ना। मतलब जब कोई विधायक अगर कोई गलती करता है तो उसकी कंप्लेंट कम से कम स्पीकर को तो देना चाहिए।
जो हाउस का अध्यक्ष है, स्पीकर, जो विधानसभा का स्पीकर है, कम से कम उसके संज्ञान में तो ये बात लानी चाहिए ना। और बहुत बड़ा संगठन है देश के अंदर, जो है इनके खिलाफ तो आपको आयोग में शिकायत दर्ज करनी चाहिए, आयोग में जाना चाहिए, स्पीकर को लिखना चाहिए, हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करनी चाहिए, इनके ऊपर इनकी हिस्ट्री शीट निकालनी चाहिए। ये सब लोग तो हिस्ट्री शीटर लोग हैं, इनके खिलाफ तो दर्जनों मुकदमे हैं। इनकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए एसपी को पत्र, तो आप कम से कम, संविधान आपके साथ है लेकिन आप संवैधानिक कार्य कोई नहीं करेगा तो क्या कर सोच रहे, हमसे क्या मतलब है भाई। तो कम से कम जो वोट लिया है मुसलमानों का, जो सेकंड नंबर पे है, क्या वो सेकंड पे ही जिंदगी भर रहना चाहता है? तो जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, कम से कम उन सीटों पर जहां मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ तो खड़ा होना चाहिए ना। और स्पीकर को चिट्ठी लिखना चाहिए, स्पीकर से जाके मिलना चाहिए। आखिर अपोजिशन लीडर तो कांग्रेस का है ना मध्य प्रदेश में, तो उनको जाकर के तो कम से कम सदन में, हाउस में ये बात तो उठानी चाहिए ना कि आप पर्सनल प्रॉपर्टी पर कैसे किसी घर में जा सकते हैं। आप विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे किसी भी पद पे हैं, आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर कैसे जा सकते हैं? ये किसने आपको अधिकार दे दिया? उसमें 452 का केस दर्ज होना चाहिए उनके ऊपर। हाँ ठीक है कि उनकी एफआईआर स्पीकर के थ्रू आएगी, अगर स्पीकर नहीं करते तो हाईकोर्ट जाइए, लेकिन न्यायालय में आपको संवैधानिक अधिकार से अपनी इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। और अगर मुसलमानों को लगता है और कांग्रेस पार्टी का एमएलए अगर नहीं आपकी सुनता है, तो आप उससे घर जाइए, राहुल गांधी से मिलिए, उनके जो बड़े नेता है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ रख के रोते रहेंगे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब हम लोग दिल्ली बैठे हुए हैं, हम लोग कितना दौड़ दौड़ के कहां कहां जाएं, लेकिन कम से कम जो लोकल लोग हैं, किसी को सभासद का चुनाव लड़ना है, किसी को एमएलए का चुनाव सब लड़ना चाहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं करना चाहता है कि मुसलमानों का रुझान भी अच्छा नहीं है। जब आप इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे, तो इंडिया गठबंधन से जो भी प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ा, हर सीट पे तो कोई ना कोई लड़ा ना, तो उसको मुसलमानों की बात को तो उठाना चाहिए ना। अगर मान लीजिए वहां का एमएलए हार गया, पर विधानसभा का लीडर तो है ना मौजूद, जो अपोजिशन लीडर है वो तो कांग्रेस का है, वो तो स्पीकर से बात उठा सकते हैं ना, हाउस में उठा सकते हैं। अगर हाउस नहीं चल रहा है तो ऐसे तत्काल संज्ञान आप स्पीकर के में दीजिए, और स्पीकर नहीं सुनते हैं तो उसकी कॉपी लेके हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट आइए। कुछ तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ बैठ के रोने से काम नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन और एक हम लोग संसद का, जहां हम लोग को जानकारी होती है वहां जाते हैं। नहीं, अभी आप बहराइच गए और बहराइच में जाने के बाद आपने देखा कि वहां हर कोई खामोश तमाशा ही बना हुआ है, वहां कोई आज बोलने के गिरफ्तारी लिए हो गई, तैयार। आज उन लड़कों की गिरफ्तारी हुई जो लोग कल मीडिया में अपना स्टिंग दिए दैनिक भास्कर में, उन दोनों हाँ। लड़कों की अरेस्टिंग हुई आज। नहीं तो आज उन उनको दोनों क्यों की अरेस्टिंग हो गई, और उनके माध्यम से अब इस केस में जो एसओ थे वहां के, जो पुलिसकर्मी थे, वो लोग भी नहीं बचेंगे, उनको एफआईआर में लाना ही पड़ेगा, डायरी में लेके आना ही पड़ेगा। आज वो एक मजबूत एविडेंस मिला है और मीडिया में आने से उनकी अरेस्टिंग हुई है। आज सुबह उनकी अरेस्टिंग हो गई। अब उनके बयान पर बाकी जितने अफसर हैं सब लोग आएंगे, नहीं आएंगे तो हम लोग उनकी विवेचना पर नजर बनाए हुए हैं, पुलिस की विवेचना पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। अगर विवेचना में पुलिस अफसरों को छोड़ा गया तो हम लोग फिर हाईकोर्ट जाएंगे, और हम छोड़ेंगे थोड़ी उसको। और उसने जिसका जिसका नाम लिया है, विधायक का नहीं, नाम लिया, सबको। लेकिन फजील साहब सवाल ये है कि आप कर लीजिए, मीडिया वाले कर लें, लेकिन जो लीडर हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, जो वोट मांगने आ जाते हैं, आज देखिए कि यूपी में जिस तरह से आपने देखा कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस को टिकट ही नहीं दिया, कहा साहब सब समाजवादी पार्टी लड़ेगी। भाई इलेक्शन में सब बिजी है, लेकिन कोई बहराइच पर संजीदा नहीं, कोई बहराइच पर काम करने के लिए तैयार नहीं है कि वहां गरीबों का क्या होगा। सब वोट बैंक, सब वोट बैंक। कोई तो इसका क्या किया जाए? देखिए बगीचा में ना, कुछ बगीचा जब होता है, आपका अपना बगीचा होता है, उसमें कुछ पेड़ फलना बंद कर देते हैं, और जब फलना बंद करते हैं तो 1 आध साल इंतजार करने के बाद उनको काट भी दिया जाता है, छोड़ा नहीं जाता उनको, जगह उनको घेर। तो ऐसे ही ये हमारा एक बगीचा है, बहुत से लोगों से हम लोग को बहुत कुछ उम्मीद है, अगर वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं तो वक्त है, कुछ इंतजार करने के बाद उस बगीचे से उस पेड़ को काट दिया जाएगा जो फल देना बंद कर दिया है। इसलिए कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं, अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है और अल्लाह सबका मेहरबान है, और इसलिए मुसलमान काफी धैर्य रखता है
और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव को तो अल्लाह ही सद्बुद्धि दे सकते हैं, और उनको ताकत भी अल्लाह ही, हम लोग को तो वो बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग उनको सच बात बता देते हैं। तो जो ठीक है, अब पेड़ है, अगर फल रहा है तो ठीक है, नहीं फल रहा है तो जनता है उसको बदलने के लिए तैयार बैठी, उसको भी कोई ना कोई तो सोल्यूशन मिलेगा ही। इसलिए बहुत उस पर अफसोस क्या किया जा सकता है, हम लोग कर भी क्या सकते हैं। ये दिक्कत है कि अपना ही बगीचा और अपना ही पेड़ जब फलना बंद करेगा तो साल 2 साल इंसान इंतजार करता है कि चलो इस साल फल जाए, नहीं फलेगा तो उसको काट के दूसरा पेड़ लगा देता है आदमी। तो हालांकि इंतजार कीजिए, अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन धीरे धीरे लेकिन चीजें बदलेंगी। फजील साहब, कब तक जो है वो सब्र किया जाएगा, कब तक जो है खामोशी रही जाएगी? और खामोश रहने पर भी आप देखिए कि जामिया में जो है हंगामा मचा दिया। हाँ, जामिया में दिवाली में कह रहे साहब कि यहाँ जो है वो दिवाली नहीं मनाने दी जा रही, यहाँ फिलिस्तीन के नारे लग गए और न जाने क्या क्या चीजें। हाँ, नहीं, हर जगह। कल इंडिया न्यूज ने कल डिबेट किया मेरे साथ, तो मैंने उनसे यही पूछा कि इतना बड़ा चैनल आपका, नेशनल चैनल, और बच्चों के झगड़े को आप नेशनल चैनल पर ला दिए, तो बच्चों का झगड़ा है ना। हाँ, एबीवीपी का जामिया में इतिहास में कभी नाम नहीं आया। हमको लगता है कि एबीवीपी में हिंदू बच्चे भी ज्यादा पढ़ते हैं, 50% से ज्यादा है। आज तक एबीवीपी का एक मेंबर नहीं जीता वहां पे। ये लोग राजनीति करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसी धर्म का इस्तेमाल करने के लिए ये दिवाली मनाना है उनकी एक टूल किट है। अब मनाओ दिवाली, हो सकता है उनका ही कोई मुसलमान साथी, क्या बीजेपी में मुसलमान नहीं है, आरएसएस में मुसलमान नहीं है, वहां तो बाकायदा एक मुस्लिम टीम है वहां पे, एक मुसलमानों का टीम है ना वहां आरएसएस में, क्या बोलते हैं, मुस्लिम विचार मंच। तो हाँ, उन्हीं बच्चों को राष्ट्रीय ला मुस्लिम करके, है। उन्हीं बच्चों को ला के नहीं हंगामा करा सकते। तो ये सब तो जांच का विषय है। और मैंने कहा फिर भी दिवाली तो पूरे देश में मनाई जाती है, मनाई जाएगी, और मनाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो आरोप मुसलमान पे लड़ा रहे, हो सकता है कि आप ही का कोई आदमी हो और आ करके हंगामा करके, और बच्चों के झगड़े को सुनिए, ये तो बच्चों का झगड़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तो 20-22 साल के बच्चे ही ना होते हैं, उनके झगड़े को आप नेशनल चैनल पर डिबेट में ला दिए मुद्दा को। ऐसे तो रोज गांव में गुल्ली डंडा और क्रिकेट और फुटबॉल टीम में झगड़ा होता रहता है एक दूसरे से, स्कूलों में रोज झगड़ा होता रहता है। तो वहां आप उस चीज को, बच्चों के झगड़े को आप नेशनल टीवी चैनल पर डिबेट कर दिए। हमने कहा इसीलिए भारत की मीडिया 153वां नंबर है दुनिया में। दुनिया में भारत की मीडिया 153वां नंबर है, कल मैं इंडिया न्यूज पे बोला। इसीलिए है, हमको बड़ा दुख होता है कि हमारी मीडिया कब नंबर 1 होगी दुनिया के अंदर। इसीलिए नंबर 2 कि आपने बच्चों के झगड़े को ले करके नेशनल चैनल पर डिबेट करा रहे हैं। अरे वो क्या है, दिवाली हर रोज मनाइए आप जाकर के, कोई मना है। और जब आप झगड़ा करना और चाहते हैं और लड़ाई नेशनल झगड़े चैनल पे पर डिबेट, और लड़ाई झगड़ा तो फजील साहब, हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे, वहां राजनीति भी की है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी आए, यहाँ भी एमफिल पीएचडी हमने यहाँ से किया, और बहुत करीब से देखा है कि वो आपस में मतलब जैसे पारिवारिक टाइप की झगड़ा होता है स्टूडेंट में, और अलग अलग ये रोज होता है सर। एनएसयूआई हो, हम एबीवीपी हो, एसएफआई हो, आइए आयसा हो, या इस तरीके का हो, बहुत फुटबॉल सारे में संगठन। 70 मिनट का खेल होता है, सुनिए, फुटबॉल में 70 मिनट का खेल है, 65 मिनट खूब प्यार से खेले और 70वें मिनट में झगड़ा कर लिए, अब फिर 80 मिनट बाद जो है फिर गले मिल गए। ये तो बच्चों में होता रहता है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, गांव में, सब जगह ये सब चलता रहता है। इसको लेकर के आप हिंदू मुसलमान शुरू कर दिए, और टीवी पर, नेशनल चैनल पर आप डिबेट शुरू कर दिए। हम तो कहे कि भाई लेकिन हम नहीं डिबेट लेकिन कर सकते। लेकिन प्रदीप सिंह ने जो कहा वो खतरनाक है, एक चुना हुआ प्रतिनिधि। और बिहार से इस तरह की कई बार, एक बार ये आया था साहब कि हम इनका काम ही नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान वोट नहीं देता। फिर गिरिराज का तो बराबर आता रहता है, अब ये प्रदीप सिंह का आ गया। मतलब ये रोका कैसे जाए, क्या क्या इसका? और फजील साहब अपोजिशन जो ऐसे है, ही रुकेगा। देखिए प्रदीप, ये सब चीजें ना बहुत दिन चल नहीं पाती हैं। गिरिराज सिंह इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ उनका, कुछ हुआ? और ये सब चलता रहता है, खुद उनके नहीं समाज मंत्री के तो लोग बने हुए हैं। नहीं बने रहे मंत्री। आप एक दिन, इतिहास आपको क्या लिखेगा, क्या देना चाहते हैं? एक संसद जो है शपथ खाता है कि हम जात, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के संविधान की कसम खाते हैं, और संविधान ने कहा है आपको कि वो हिंदू जगाओ मंच की यात्रा निकाल रहे, हिंदू जगाओ। हिंदू क्या सोया हुआ है?
अरे 50 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल पेट्रोल दीजिए तब न जानेंगे हिंदू को। आप तो हिंदू से उतना ही पैसा ले रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के हिंदू मर गए, बिहार के हिंदू ऑक्सीजन नहीं दे पाए ये लोग, तब कहां था इनका हिंदू जगाओ। हिंदू को अब ऑक्सीजन नहीं मिला, कफन नहीं मिली, गंगा में लाखों लाशें देखिए किस तरह से तैर रही थी और बालू में दबा दिया गया। वो लोग हिंदू नहीं थे। आप 50 करोड़ को 80 करोड़ को आप अनाज फ्री दे रहे हैं, उसमें 40-45 करोड़ क्या 60 करोड़ तो हिंदू है ना। उनके लिए कब आपने कोई योजना बनाई क्या? क्या क्या हिंदू के लिए कर रहे हैं आप? स्कूलों में हिंदू का तो फीस नहीं ले रहे, जीएसटी हिंदू से नहीं ले रहे। आप हिंदू से जीएसटी मत लीजिए, कुछ तो करिए। हिंदू को अस्पताल में फ्री दवाई मिल रही है क्या? उनके बच्चों को फ्री शिक्षा मिल रही है? आके एम्स में देख लीजिए, अगर वहां 10,000 पर्चे बनते होंगे ना तो 9,500 हिंदू हैं। कितना धक्का खा रहे हैं एम्स में, जाके देख लीजिए। लोग तड़प तड़प के हिंदू मर रहे। एम्स के गेट पर आप जाके देखिए, तड़प तड़प के हिंदू मर रहे। काहे का हिंदू जगा रही? किस बात का हिंदू? हिंदू को फायदा क्या है इस देश में? और एक बच्ची 9 साल की बच्ची को घड़े से पानी पीने के लिए जान से मार दिया तो हिंदू नहीं है, उसको हिंदू नहीं समझते। लेकिन भारत का संविधान में तो उसको नागरिक तो समझना चाहिए। और मोच नहीं रख सकते दलित लोग, आदिवासी अपने जंगल की 4 पीढ़ी से घर में रह रहा है, टीन टपरा झोपड़ी डाल करके। जब उनके बच्चे कहीं विदेश जाके कमाते हैं और उसके बाद आकर के अपना घर बनाना चाहते हैं तो वन विभाग के लोग उनको रोक देते, कहते हैं कि ये वन विभाग की जमीन है, तुम टीन टपरा तो डाल सकते हो लेकिन पक्का मकान नहीं बना सकते। अब बताइए, जो आदिवासी अपनी पुश्तैनी जमीन पर, जिसके 5-10 पीढ़ी से लोग वहां रह रहे, उसी जमीन पर वो अपना पक्का मकान नहीं बना सकता, तो उसको आप हिंदू मानते नहीं। तो हिंदू कहा, यही मैं जब बात कहता हूं कि 15 करोड़ से ज्यादा हिंदू नहीं है देश के अंदर, तो इन लोगों को बौखलाहट होने लगती है। अरे भाई 15 करोड़ हो चाहे 5 करोड़ हो चाहे 500 चाहे 5 घर क्यों ना हो, हमारा संविधान सबको इज्जत देता है, सबको सम्मान देता है, सबको सुरक्षा देता है। आप संविधान के खिलाफ, संविधान के गिरिराज सिंह ने संविधान की शपथ खा करके और हिंदू जगाओ यात्रा निकाल रहे और संविधान चुप है, क्योंकि संविधान में वही लोग बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो अब जो महसूस हो रहा है, जो दलित, आदिवासी, पिछड़ी जात के लोग और मुसलमान, ये लोग मिल करके जिन्होंने 2024 में जो वोटिंग की है, अगर एक शीशा ईवीएम का, जो वीवीपैट का शीशा ब्लैक से सफेद कर दिया तो 240 हो गए। अगर ईवीएम हटा के बैलेट कर दिए होते ना मुमताज भाई, 140 हो जाते ये। और जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने मजबूती से नहीं लड़े, अगर मैं कह रहा हूं कि मजबूती से पूरे देश में लोग लड़े भी होते तो भी ये 400 सीट गए होते, विपक्ष के लोग गए होते। जो माहौल था देश के अंदर, मैं पूरा देश घुमाऊं, लेकिन ये लोग पहले ही हार मान लिए, अपनी विपक्ष के लोग पहले हार मान लिए, कोई सही से नहीं लड़ा। ये तो जनता ने इतना वोट दे दिया। 45 डिग्री टेम्परेचर में मुसलमान घर से निकल करके खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है, कांग्रेस को नहीं किया है। खड़गे साहब की दलित व्यक्ति हम लोग चाहते थे कि इस देश का प्रधानमंत्री दलित बने, और खड़गे साहब को अध्यक्ष बना के कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम किया। और खड़गे साहब को हम लोग चाहते थे कि मेजॉरिटी के अध्यक्ष बने और हाउस ऑफ प्रधानमंत्री बने इस देश के। इसलिए मुसलमान 45 डिग्री टेम्परेचर में दलित, आदिवासी सभी लोग मिल करके। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि वीवीपैट निष्पक्ष नहीं है, ईवीएम निष्पक्ष नहीं है। बैलेट से इलेक्शन अगर ये लोग करा दिए होते तो 140 से ऊपर नहीं जाते। मैं कह रहा हूं इस बात। एक भी मैसेज आया? एक तो संसद का बयान था बीजेपी के, क्या खड़गे का बयान कोई आया? क्या राहुल गांधी कोई बयान आया? वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ने गई हैं, जहां 60-65% मुसलमान है, वहां से जीत करके संसद बन के आ जाएंगे। जहां से एक मुसलमान आ सकता था, वहां से प्रियंका गांधी लड़ने गई हैं। प्रियंका गांधी को इधर कहीं जगह नहीं मिली लड़ने के लिए। सवाल यह है कि वोट तो चाहिए, लेकिन बोलेगा क्या? कोई एक बयान आया किसी बड़े लीडर का? कांग्रेस पार्टी में भी तो मुसलमान नेता होंगे ना, तो ये सब चीजें अभी धीरे धीरे होंगी। अपना जो है खुद अपने वजूद पर खड़ा होना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं चलना है। अब वोट की पॉलिटिक्स तो एक अलग पॉलिटिक्स होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ जाना है। लेकिन 70 साल से हम लोगों ने सियासत नहीं किया, आवाज नहीं उठाया, कभी अपने हक हकूक की बात नहीं बोला, इसलिए वो जंग लगा हुआ है। धीरे धीरे हम तो बीजेपी को बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि हमारी सोई हुई कौम को ये जगा रहे। अब हम लोग संगठित हो रहे, अब हम बट नहीं रहे आपस में। तो जो एक जवाल का वक्त है, इस वक्त को ये भी वक्त निकल जाएगा
और धीरे 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 अब देश का मुसलमान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा ये सब एक होकर के अब लड़ना सीख रहे हैं। ये ठीक है, प्रियंका गांधी हो जाए, राहुल गांधी हो जाए, और लोग भी हो जाए, लेकिन अगर ये लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, आज तो हो रहे लेकिन आगे नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं आपसे, ये वक्त आगे नहीं इनका साथ देगा। मैंने कहा आपसे कि हमारे बगीचे का पेड़ अगर फलना बंद कर देगा तो साल 2 साल इंतजार करते हैं कि चलो इस साल फल जाए, अगले साल फल जाए, लेकिन जब फलना बंद कर देता है तो उस पेड़ को काट के नया पौधा लगाया जाता है। तो यही हालत इस देश में इन नेताओं की भी होगी। आप ये मत सोचिए कि वहां 65% मुसलमान है तो प्रियंका गांधी जीत रही, जीतने दीजिए। थोड़ा बहुत तो प्रियंका गांधी कभी बोल ही देती हैं, कभी राहुल गांधी थोड़ा मोड़ा तो बोल ही देते हैं, लेकिन हमारा जो दिल से लगाव है, जो मुसलमान इस देश का, खड़गे साहब जो ऐसे कांग्रेस के साथ है, वरना कांग्रेस का भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा थोड़ा ही है। ये खड़गे साहब की वजह से दलित हम लोग दलित को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, इसलिए लोग कांग्रेस के साथ है। अगर ये लोग नहीं साथ देंगे तो फिर मुसलमान भी तो सोचेगा ना, दलित सोचेगा, ओबीसी सोचेगा, एससी एसटी सोचेगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी मायूस होने की जरूरत नहीं है, अभी हालात बहुत खराब नहीं है। धीरे धीरे सभी मुसलमान, आप देखिए बहराइच के अंदर इतनी अच्छी टीम बन गई, अकेले वहां के एडवोकेट और सभी लोग मिल करके इस भारी जो बाहर का एक आदमी नहीं जा पाया, कोई 1 किलो चावल लेके नहीं पहुंचा, ऐसी जगह पे उन्होंने उस परिवार की मदद भी की, कानूनी मदद भी की और सामाजिक रूप से उनको बचाया भी और दंगाइयों से लड़े भी, उनको भी संभाला। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। एक चीज और फजील साहब, वहां जो 8 लड़के जो बीजेपी के विधायक ने मुकदमा दर्ज कराया था, क्या वो अरेस्ट हुए? ये लोग तो अरेस्ट हो गए। नहीं नहीं, उसमें जो बीजेपी के नेता हैं उस एफआईआर में अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई किसी की भी। और ये बात भी खुद विधायक जो है बैक हुए, लेकिन बैक होने से क्या होगा, एफआईआर तो हो चुकी है और अरेस्ट पुलिस भाई उनको अरेस्ट कैसे करेगी, वो तो सत्ताधारी लोग हैं। लेकिन अरेस्ट नहीं होगा तो बेल तो उनको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि गंभीर धाराओं में उसमें एफआईआर दर्ज है और सब नॉन बेलेबल वारंट नॉन बेलेबल धाराओं में अरेस्टिंग होगी उनकी। तो कब तक बचेंगे, अरेस्टिंग तो होगी और उनकी अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। और ये जो दो लड़के स्टिंग में आए थे, इनकी अरेस्टिंग हुई है। नहीं तो इनकी जो स्टिंग में देखिए अलग अलग होता है, ये कि साहब तुम गलत बोल गए इसलिए अरेस्टिंग हुई है कि एज ए दंगाई अरेस्ट क्या? वो उन्होंने तो सिर्फ अपना जो है एक्सेप्ट किया है ना कि हम लोग दंगा में मारे पीटे जलाए बुनाए, उसी एफआईआर में उनको अरेस्ट किया गया है, अलग से एफआईआर नहीं हुई। इसमें तो अलग एफआईआर नंबर है, क्राइम नंबर इसका अलग है। ये जो विधायक ने जो एफआईआर लिखवाई, इसका प्लेस ऑफ घटना स्थल इसका सदर है, सदर अस्पताल। वहां पे ये लोग जब डेड बॉडी निकली बाहर तो एक टायर की दुकान जला दी, गाड़ियों को तोड़फोड़ करने लगे, गाड़ियां जलाने लगे। तो जो विधायक का बेटा था, वो पॉलिटिकल आदमी तो समझदार होता है ना, उसने सोचा कि जला तो ये रहे हैं, अब मुकदमा तो होना ही होना है, मुकदमा होगा तो हम फंस जाएंगे, तो उसने रोकने की कोशिश की कि भाई तुम लोग यहाँ मत जलाओ लाओ कुछ। उसके खिलाफ जाकर के इन लोगों ने उसकी गाड़ी तोड़ी, उसके गाड़ी पर पथराव किया, उस पर हमला किया। ये है कहानी उसकी। वो अलग एफआईआर है, उसमें क्राइम नंबर अलग है, समय भी अलग है और घटना स्थल भी अलग है। तो बहरहाल चलिए, और चूंकि हम लोग बात अररिया कर रहे थे, वहां बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान निकले और गैर मुस्लिम भी साथ में आए फजील साहब। तो अभी क्या वहां पे क्या कोई बात हुई आपकी कि वहां क्या सूरत हाल है, क्या प्रोटेस्ट है? क्योंकि माफी तो अभी मांगी नहीं प्रदीप सिंह ने। नहीं, वो माफी तो नहीं मांगेंगे क्योंकि वहां पे नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है, तो माफी नहीं मांगेंगे नहीं तो अभी। नीतीश कुमार का क्या हो गया? नीतीश कुमार को क्या हो गया? अभी नीतीश कुमार के बारे में हम क्या ही कहें। नीतीश कुमार का पूरे बिहार में एक संगठन नहीं है कुछ, और वो अकेले नेता हैं और उनके नाम पर वोट मिल जाता है। और बिहार चूंकि जातीय राजनीति वहाँ बहुत हावी है, तो इसमें ज्यादातर वहाँ ऋषि देव ज्यादा है, ओबीसी जो अति पिछड़ा, अररिया में अति पिछड़ा जिसको पचपनिया बोलते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है और वो गरीब है, इसीलिए उनका फायदा उठाया जाता है। और उनका क्या नाम है, जो मुख्यमंत्री थे पहले, वो बीजेपी के साथ हैं। तो ये सब मिला करके अभी जो है वहां पे प्रोटेस्ट जो हुआ है वो इंडिया गठबंधन के ही कार्यकर्ताओं ने किया है। और अभी मामले को जो है सामने, और अभी इसमें कुछ होगा। अभी धीरे धीरे थोड़ा बिहार में अभी बाई इलेक्शन है, उस बाई इलेक्शन को देखते हुए ये लोग बोल रहे हैं, तो उसको भी, लेकिन अररिया अलग जगह है, इसका जवाब मिलेगा उनको।
क्योंकि तीसरी बार वो जीत गए हैं, इस बार तीसरी बार जीते। चलिए, तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्लीमुद्दीन साहब के दोनों लड़के आपस में लड़ गए। ये लोग जो है, तस्लीमुद्दीन साहब के बाद जो है वो स्पेस बहुत खाली हो गया, वहां पे कोई अच्छे लीडर नहीं है और उनके परिवार के दोनों बच्चे आपस में ही झगड़ा करते हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। वहां पे कोई मजबूत लीडरशिप नहीं है वहां। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फजील साहब, आपने हमसे बात की और बहुत सारे लोग जो है सवाल और जवाब कर रहे थे, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी गलत बोलेगा, जो भी नफरत फैलाने का काम करेगा, उसे माकूल जो है वो सजा मिलेगी, उसे जवाब दिया जाएगा। और ये सही बात है कि कम से कम सब्र तहम्मुल से इंसान काम ले, उकसावे में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ता है, एहतजाज करना पड़ता है। देखिए क्या होता है, क्या सुदीप सिंह माफी मांगते हैं या फिर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया फजील।